हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और ये वीडियो बहुत से बच्चों के डिमांड में बनाई जा रही है कि बहुत से बच्चे ये बोल रहे थे, चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर सामाजिक विज्ञान के जितने भी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी हैं उसको बता दीजिए, और साथ में जितने भी अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी जितने भी क्वेश्चन है सबको आप करवा दीजिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 25, यहाँ पे देखो टॉपिक्स का नाम है 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, उसके बाद 18 लघु उत्तरीय क्वेश्चन, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख लो, सबूत देख लो। यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि वार्षिक परीक्षा 2022 के पेपर में सेम टू सेम इसमें से अगर देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो कितना मेहनत करके बता रहा हूँ, ठीक ना। और यहाँ पे साथ ही देख लो कि जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपको लिखित देना होता है, रालेट एक्ट क्या है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, इस तरीके के जितने भी यहाँ पे टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं लेके आ चुका हूँ एक ही वीडियो में, ठीक ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, ठीक ना। और चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक ना, ताकि आपको टाइम पे जितना भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, आपके सभी के डिमांड पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन 25 हमने बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, और तरह तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और जितने भी टाइप के प्री बोर्ड पेपर, ठीक है, सबसे ये कलेक्ट करके ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाया है, ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो ये आपका था, इस बार के प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया भी था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी। कौन सा होगा, मेजिनी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किस सन में हुई थी, तो सन 1789 ईस्वी के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन का संबंध आपका फ्रांस से था। किस देश से, फ्रांस से। तो जितना भी यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको यहाँ पे तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक ना। जितना मैं बता रहा हूँ सभी को तैयार कर लेना। बहुत से बच्चे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुविकल्पी क्वेश्चन लाओ, बहुविकल्पी क्वेश्चन लाओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाओ, सब बता दो। तो आपके डिमांड पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा दिए थे किसने, तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। किसने दिए थे, महात्मा गांधी ने। और महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, महाबंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो सन 1929 ईस्वी में हुआ था। किस में हुआ था, सन 1929 ईस्वी में महामंदी का प्रारंभ या शुरुआत हुआ था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। अनुबंध व्यवस्था क्या होता है भाई, तो देखो अगर कोई भी आप चीज़ को सिलेक्ट में हो जाओगे या नौकरी करने लगोगे या सरकारी नौकरी हो जाओगे तो आपसे मान लो कि जो भी यहाँ पे अनुबंध लिखवाया जाता है, कितने दिन के लिए काम करोगे, कितने दिन के लिए नहीं करोगे, उसके लिए एक अनुबंध आपसे लिखवाया जाएगा, आपका साइन मोहर लगता है, ठीक ना। उस तरीके से उस व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो उस व्यवस्था को लागू किया गया था, चाहे उस व्यवस्था का एक अलग नाम होता है जिसका नाम है नई दास प्रथा। क्या नाम है, नई दास प्रथा। और भूमि एक संसाधन है, किस तरीके का संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। किस तरीके का है, भूमि एक सौर ऊर्जा से निर्मित नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, भूमि एक संसाधन है। और किस तरीके का संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक नेचुरल है, ठीक है। भूमि का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का एक प्रकार नहीं है, तो काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी ये भी होती है, लेटेराइट ये भी मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट एक मिट्टी नहीं है। सीमेंट एक पत्थर का टुकड़ा होता है और पत्थर को पीट करके कूट करके मशीन में इसे भून करके बनाया जाता है, ठीक ना। तो सीमेंट का प्रकार जो होता है मिट्टी का प्रकार नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है, तो जूट, कॉफी, जौ, रबर। तो जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूट को क्या बोलते हैं, रेशेदार फसल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, जब देखो जूट में क्या होता है, रेशे निकले होते हैं, ठीक ना। जूट में क्या होते हैं, एक रेशे टाइप के पतले पतले रेशे निकले होते हैं, उसी तरीके को क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं। जूट का एक अलग भी नाम है, क्या नाम है,
जूट का एक अलग नाम है पटुआ। अगर आप इसका थर्ड नाम जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, और इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे ना बाबू, तो गारंटी बोल रहा हूँ आप 90% आसानी से स्कोर कर पाओगे। इससे बाहर MCQ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। अगर आपको कहीं पर और दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट करना, मैं तुरंत आपके डिमांड पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये किए थे विनोबा भावे। किसने किए थे, विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन आरंभ या प्रारंभ किए गए थे। और भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है, सभी लोगों को पता होगा। इंडिया में पवन ऊर्जा का विशाल सेंटर या बिग सेंटर कहाँ पे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। पेपर में एक कदम जितना बोल रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो अभी मैं आप सभी को बहुविकल्पी दिखा रहा हूँ। जब मैं इसका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा अभी दिखाऊंगा तो आप सभी के होश उड़ जाएंगे, और पेपर में जब देखोगे तो बोलोगे क्या बात है सर जी, आपने तो पेपर ही आउट करवा दिया। ऐसे तुम कमेंट करोगे और आ करके चैनल पर फिर एक बार बोलोगे कि सर जी आपने जितना बताया था सारा का सारा क्वेश्चन एकदम वही लीक हो गया था, ठीक। आप ये हमसे बोलोगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ था, तो यह हुआ था सन 1948 ईस्वी में। किसमें हुआ था, किस सन में, सन 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था। श्रीलंका की आज़ादी मिली थी सन 1948 ईस्वी में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेश किया गया है, तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची के अनुसार इंडिया में मुख्यतः 22 भाषाओं को, कितने भाषाओं को, मुख्यतः 22 भाषाओं को शामिल किया गया है या समावेश है। समझ रहे हैं ना बातों को। अगला क्वेश्चन कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। सेम टू सेम, एक भी क्वेश्चन एक भी इधर से उधर नहीं होगा। जितना मैं बता रहा हूँ, जिस लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन एकदम वही के वही आएंगे, पेपर में छपेंगे आपका तो एकदम दिल एकदम खुश हो जाएगा। कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं स्थानीय प्रशासन या पंचायत या ग्राम सभा या ग्रामोदय, तो उसे हम बोलते हैं स्थानीय प्रशासन। जितने भी ग्रामीण स्तर पे जितने भी प्रशासन लागू होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में औरतों के लिए किस तरीके के आरक्षण को व्यवस्था बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जानते हो, पंचायती राज की संस्थाएं द्वारा। किसके द्वारा, पंचायती राज की संस्थाओं तरीके का आरक्षण व्यवस्था की गई है इंडिया में औरतों के लिए। अगला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं कि आपके पेपर में 1 या 2 नारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नारे, करो या मरो या नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने दिए थे, ठीक ना। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के लिए यहाँ पे एक नारा लगाया गया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक ना, इस तरीके का। अगला क्वेश्चन कि राजनीति एक क्षेत्र है, राजनीति एक क्षेत्र है, संभावनाओं, विकल्पों, प्रयासों इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा बता रहा हूँ अभी। राजनीतिक एक क्षेत्र है संभावनाओं द्वारा। आपको अगर टिकट मिलने का चांस है तभी आप विधायक, एमएलए, एमएलसी बन सकते हैं, ठीक ना। ये कोई फिक्स नहीं होता है आपको ही टिकट दे दिया जाएगा। इस तरीके से बोला जाता है कि राजनीतिक एक संभावनाओं का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अब मैंने सुन लो कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, देखो बता दे रहा हूँ। प्रति व्यक्ति आय उससे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति है, मान लो किसी भी राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, किसी भी राज्य की जनसंख्या 1 लाख है। कितना है, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा लाख, 1 लाख है। और उस राज्य में 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख क्या है, 5 लाख इनकम है 1 साल का। क्या है, 1 साल का 5 लाख इनकम है और 1 लाख जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति आय इसका 5 रुपया हो जाएगा। कितना, 5 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से हम करते क्या है, हम टोटल
जितना इनकम निकलता है उसमें हम क्या करते हैं, राज्य के जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो देखो प्रति व्यक्ति आय जिसका किसका ज़्यादा होगा, तो जिस राज्य की जनसंख्या पहले कम होगी उसके बाद अगला सिस्टम क्या होगा कि उस राज्य में इनकम ज़्यादा होंगे। ठीक ना, पैसा ज़्यादा आ रहा होगा और उस राज्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा का। हरियाणा में पॉपुलेशन कम है और हरियाणा में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है पैसों का। ठीक ना, इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है। जीडीपी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है तो एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से फिक्स कर लो। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार, दो देशों के बीच व्यापार होने वाले को हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार हो गए। जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, चाइना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इस तरीके के देशों के बीच में जो भी व्यापार किए जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, तो दो देशों के मध्य होता है। और दो प्रदेशों के मध्य जो होगा, चाहे एक देश के अंदर जितने भी व्यापार होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, देशी व्यापार बोलेंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है, पूंजी है, लाभ है, सेवाएं हैं, कर है। तो उत्पादन का साधन, आप प्रोडक्शन किस तरीके से करोगे, जब आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप प्रोडक्शन कर पाओगे, बिना पूंजी के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो ये होती है आपका यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। कहाँ पे होती है, जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी जिनेवा में। अगला क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता दे रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे याद करके जाना, वरना बहुत दौड़ा मारूंगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। बुरा मत मान जाना, ठीक ना, ये प्यार से बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप मेरे लाडले बच्चे और बच्चियाँ हो। ठीक ना, प्यार से बोल रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। ठीक ना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक ना, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं सभी को सभी इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक ना, अब तो कर ही दोगे, मैं मान रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि सूचना पाने का अधिकार, आरटीआई, सूचना पाने का अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अधिनियम कब पारित किया गया। इसे आप याद करके जाना बच्चा। ठीक ना, अगर आप इसे याद कर लोगे तो पेपर में आसानी से हल कर लोगे। पेपर में पक्का पूछेगा ये आरटीआई वाला कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित होता है। तो ये होता है सन 2005 ईस्वी में, अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम लागू होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय तो प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम या औसत आय बोलते हैं। ठीक ना, एवरेज इनकम किसे बोलते हैं, पर मैन इनकम। ठीक ना, प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोला जाता है। ठीक ना, इस तरीके से हमारा जितने भी यहाँ पे तरह के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे सभी को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम अब गर्दा उड़ाएंगे यहाँ पे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के, और अब की बार 90% पार करना चाहते हो ना बच्चा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहो, क्योंकि जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के डिमांड पे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक ना, आप सभी बोले हो कि सर जी ये जितने भी टाइप के साइंस के, सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी करवा दो, इसलिए मैं आप सभी के डिमांड पे लेकर आया हूँ। तो सब वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, छोड़ के मत भाग जाना। छोड़ के भागोगे तो मेरा जानते हो क्या हो जाएगा, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। बच्चे में मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ और बच्चे नहीं देखते हैं तो मुझे डिमोटिवेट होने लगता है। ठीक ना, अब चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। रॉलेट एक्ट
पक्का है, गारंटी है, 101% गारंटी देके बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। लिख लो 101% यहाँ पे लिख लो। अभी इसका स्क्रीन शॉट ले लो कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो कि अगर ये पक्का नहीं आएगा तो नाम बदल देना। रॉलेट एक्ट पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था? सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो कि काला कानून के नाम से जाना जाता था। इस कानून को काला कानून, ठीक ना, ब्लैक एक्ट के नाम से इससे जाना जाता था। इसमें होता क्या था कि जितने भी हमारे आपके इंडिया में जितने भी भाई बंधु थे, चाचा थे, दादा थे, परदादा थे, उन सभी को बिना गलती किए, ठीक ना, उन सभी को होता क्या था कि उन पे कुछ ना कुछ संदेह होता था तो उनको ले जा करके नदी के किनारे बहुत दूर जहाँ पे रेगिस्तान था, ना पानी पीने की व्यवस्था थी, ना खाना खाने की व्यवस्था थी, वहाँ पर ले जाके 2 दिन 4 दिन छोड़ देते थे, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस तरीके की ये रॉलेट एक्ट था। तो आप देख सकते हैं कि कितने आप के पूर्वजों पे दुर्व्यवहार किया गया था। तो इतिहास को बदलना चाहते हो तो आप सभी को पढ़ना होगा और लड़ना होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? खिलाफत आंदोलन। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाएगा या 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने 2 व्यक्तियों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे, ठीक ना। यही दोनों महान व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक, एक पुस्तक का नाम आपसे गारंटी पूछेगा कि महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन कि बर्लिन का समझौता कब हुआ था? बर्लिन का समझौता किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था सन 1885 ईस्वी के दौरान। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? आयात शुल्क 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर में क्या पूछा गया है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है? तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क होता है, ये आपका आयात शुल्क। आगे भी यहाँ पे कुछ लिख लो कि यह शुल्क उस जगह पर लिया जाता है जिस जगह से वह चीज़ देश में प्रवेश करती है। यानी कि देखो ये आयात शुल्क कहाँ कहाँ पर लिया जाता है? सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर, ठीक ना। इस तरीके की जगह पे आयात शुल्क लिया जाता है, ठीक ना। जब आप व्यापार करोगे चीज़ों को तो वहाँ पे आपसे आयात या निर्यात शुल्क लिया जाएगा। समझ रहे बातों को। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पी में कि मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। समझ गए। अगला क्वेश्चन कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो जैव और अजैव संसाधन, जो संसाधन जीवों से प्राप्त होता है जैव संसाधन, और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन बोलते हैं। जैव का मतलब क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, ठीक ना, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, ये सब क्या है? जैव संसाधन। और अजैव संसाधन प्रकाश हो गया, इस तरीके के चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? अजैव संसाधन। अब देखो एजेंडा 21 का रिलेशन किससे है? एजेंडा 21 तो सतत पोषणीय विकास इसका मेन आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो अगला क्वेश्चन ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। नवीकरणीय नया अभी जो हम लोग अभी बनाते हैं, मोबाइल, सोलर सेल, प्लेट, ये सब क्या है? नवीकरणीय उद्योग है या नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें मनुष्य या वैज्ञानिक नहीं बना सकते हैं, उससे हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका हो गया सूर्य की प्रकाश, रोशनी, वर्षा का जल, समुद्र, नदी, कुआं, तालाब, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन हो गए। समझ रहे बातों को। और वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। तो वनों की कटाई करेंगे तो 2 परोक्ष प्रभाव ये होगा, सबसे पहले तो सूखा पड़ जाएगा, पानी थोड़ा भी नहीं होगा और बाढ़ में कमी आने की आशंका रहेगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? टिहरी बांध परियोजना आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड, नैनीताल। याद करो जाओगे तुम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है या है? तो चावल उत्पादन करने के मामले में इंडिया सबसे फर्स्ट स्थान पे है। किस पे है? प्रथम स्थान पे। अगला क्वेश्चन कि बॉक्साइट किस धातु का खनिज है? तो ये है एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। और ये लो 4 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया कि व्यापार से आप क्या समझते हैं और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार क्या होता है? राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान होने की प्रक्रिया को हम व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापार बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब 2 देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे हम बोलते हैं
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन जब हम एक ही देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्थानीय व्यापार। समझ रहे बातों को कि नहीं? समझ रहे हैं तो लाइक और शेयर ठोक देना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अगला क्वेश्चन कि विरोधी दल से क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाएगा कि विरोधी दल से आप क्या समझते हैं। तो चुनाव हारने वाले दल शासक के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे यूपी में जो चुनाव हुआ है, यूपी के बच्चे हो, यूपी में जो चुनाव हुआ है, माननीय योगी आदित्यनाथ ने चुनाव तो जीत लिया है, तो चुनाव जीतने वाले को शासक दल बोलते हैं, ठीक ना। अभी प्रतिपक्ष नेता जो अखिलेश यादव बने हैं उनको आप बोलेंगे विरोधी दल, ठीक ना। क्या बोलेंगे? विरोधी दल। किसके बोलेंगे? तो बीजेपी के बोलेंगे। समझ रहे बातों को? बीजेपी का विरोधी दल कौन सा है? सपा। इस तरीके से, और सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। अभी देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर किसी भी चीज़ में, ठीक ना, अगर गलती करते हैं तो क्या करेंगे? अखिलेश यादव उस पर आवाज़ उठाएंगे, ठीक ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य? प्रति व्यक्ति आय वाले को तो आप रट लो भाई, गारंटी बोल रहा हूँ, पेपर में पक्का आएगा। तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग दे करके प्राप्त आय को हम क्या निकालते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, ठीक ना। जितना भी उस देश का इनकम होगा, उस देश के इनकम में क्या करोगे? उस देश की जनसंख्या से भाग दे दोगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, 2 इंपॉर्टेंट जो आपके परिभाषा पूछे जाते हैं पेपर में कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी क्या होती है, ठीक ना, समझाइए। तो मौसमी बेरोजगारी वो होती है कि वह स्थिति जिसमें लोगों की पूरी साल या पूरे साल काम करने को नहीं मिलता है, साल में कुछ महीने ये लोग बेरोजगार होते हैं। इस तरीके के बेरोजगारी को आप मौसमी बेरोजगारी बोलोगे। समझ रहे बात? अब प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी क्या होती है? तो देखो आसान है, समझ जाओगे, सुनते ही आपको याद हो जाएगा कि वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई तो देते हैं किंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। जिसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मान लो किसी भी काम करने के लिए 8 लोगों की नहीं 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम में 8 लोग लगाए गए हैं तो 3 लोग फालतू के लगे हैं, तो 3 लोग यहाँ पे जो आ गए वो प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगार हो गए, ठीक। इस तरीके से आपको सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैं अभी बताया, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक ना, तभी आप याद कर पाओगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर ठोक दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।